अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ही होंगे, अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट होगा। बिलाल शाह को वहीं झुमरू में छोड़कर मैं अमृतसर वापस चला आया। बॉडी वाला की बीवी से बातचीत के बाद एक नया ख़्याल मेरे ज़हन में आया था। सोचने की बात थी कि जवान बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद बॉडी वाला अब अपनी जवान बीवी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? कहीं ये कोई नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना तो नहीं था? मेरी मालूमात के मुताबिक बॉडी वाला अपनी जवानी में खुद भी काफ़ी रंगीन मिजाज रहा था। अब औलाद के मिजाज में भी रंगीनी पाई जाती थी। बिस्वजीत का तो पता नहीं था, लेकिन बिस्वजीत की बहन हेमा अपने आशना के साथ फरार हो चुकी थी। इन हालात को देखते हुए एक ऐसी बात भी सोची जा सकती थी जो आमतौर पर नहीं सोचनी चाहिए। शारदा बिस्वजीत की सौतेली बात थी, वो उसकी हम उम्र थी और वो उसे आपू कहता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बॉडी वाला को इन दोनों के ताल्लुकात पर शुबा हो गया हो और उसने गजबनाक होकर बेटे को कत्ल कर दिया हो। शारदा अपनी जान खतरे में देखकर भाग निकली हो और बॉडी वाला उसका पीछा करते हुए झुमरा के स्थान तक जा पहुंचा हो। जैसे कि मालूम हुआ था कि बॉडी वाला जवानी में बड़ा दबंग शख्स था। सातों शरे-ए उसके अंदर मौजूद थे। मार-धाड़ करने में भी नहीं चूकता था। अब चूंकि वो सेठ बन चुका था, इसलिए कुछ ठंडा पड़ गया था। वैसे भी उम्र ढलने के साथ-साथ इंसान में धीमापन आ ही जाता है, मगर ऐसा शख्स अंदर से खतरनाक ही रहता है। उम्र के किसी हिस्से में चोट लगने से उसके अंदर सोया हुआ जहरीला नाग फिर से जाग उठता है। अमृतसर वापस आने के दूसरे रोज मैंने गवारा जाकर शारदा के वालिदैन से मुलाकात की। वो अपने 6 बच्चों समेत एक छोटे से घर में रहते थे। औलाद जवान थी और उनमें से 1-2 की शादी भी हो चुकी थी। घर के दर दीवार से गुर्बत टपकती थी। एक छोटे से तंग व तारीक कमरे में मैंने शारदा के वालिद और वालिदा से गुफ्तगू की। उसकी वालिदा बीमार थी और बातचीत के दौरान मुसलसल हाय-हाय कर रही थी। मैंने शारदा के वालिद चौहान कुमार से पूछा कि शारदा और बॉडीवाला की शादी किन हालात में हुई। जवाब में उसने जो कुछ बताया वो मुख्तसरन यूँ है। शारदा की पहली शादी अपने ही खानदान में विजय नामी लड़के से हुई थी। वो स्कूल टीचर था, नौकरी के साथ-साथ तालीम भी हासिल कर रहा था और उम्मीद थी कि अपना मुस्तकबिल सँवारने में कामयाब रहेगा। लेकिन ज़िंदगी ने साथ न दिया। शादी के थोड़े ही अरसे बाद वो हादसे का शिकार हो गया। शारदा के हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी कि वो बेवा हो गई। वो दोबारा शादी करने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन वक़्त सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ अरसे बाद जब इसके लिए बॉडी वाला का रिश्ता आया और घरवालों ने भी मजबूर किया, तो वो राज़ी हो गई। बॉडी वाला उन दिनों ज़्यादा अमीर नहीं था, बहरहाल खाता-पीता शख्स था। उन दिनों वो इसी इलाके में रहता था और अभी उसकी ईश्वर कॉलोनी वाली कोठी बनना शुरू नहीं हुई थी। मैंने शारदा के वालिद से कहा, "आपके ख़्याल में बॉडी वाला कैसा आदमी है?" वो बोला, "उसे अच्छा समझकर ही बेटी दी थी, लेकिन उसमें गुस्सा बहुत है। वो कब किस बात पर भड़क उठेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अगर वो शारदा के खिलाफ भड़क गया है, तो उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भगवान के बाद अब उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। हम तो मरे-मराए लोग हैं, कहाँ तक उसकी हिफ़ाज़त करेंगे?" उसने अच्छा ही किया कि यहाँ आने के बजाय गुरु महाराज के स्थान पर चली गई। शारदा की माँ रोते हुए बोली, "थानेदार साहब, वो क्यों पड़ा हुआ है मेरी निर्दोष बेटी के पीछे? क्या आपके कानून में इतनी ताकत नहीं कि उसे बचा सकें? भगवान के लिए कुछ करें। उसे पकड़कर हवालात में बंद करें या उसके दिमाग का इलाज कराएँ। पहले उसकी सख्ती की वजह से जवान बेटी घर से भाग गई, फिर अपने जवान बेटे को खा गया, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है।" जो ही मैं शारदा के वालिदैन से मिलकर गवारा से वापस आया, थाने में एक निहायत अहम इत्तला मौजूद थी। इत्तला लाने वाले छोटे महाराज का एक सेवक था। उसने बताया कि बॉडी वाला का सुराग लग गया है। वो इस स्थान से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक शमशान घाट में मौजूद है। सेवक अपने साथ छोटे महाराज की एक चिट्ठी भी लाया था। इस चिट्ठी में मुझसे कहा गया था कि मैं बॉडी वाला की गिरफ्तारी के लिए फौरन स्थान पहुंच जाऊं। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। 6 बजे के करीब सूरज गुरूब हो जाता था। इस स्थान का फासला अमृतसर से तकरीबन 18 मील का था। पिछली मर्तबा हम 1.5 घंटे में वहां पहुंचे थे। इसका मतलब था कि हमारे वहां पहुंचते पहुंचते गहरा अंधेरा छा जाएगा। बहरहाल अब जाना तो था ही। मैंने एएसआई के अलावा 2 राइफलमैन साथ लिए और जीप पर झुमरा रवाना हो गया। बड़ी सर्द और खुश्क हवा चल रही थी। मतलब ही अबर आलूद था। रास्ते में एएसआई ने बॉडी वाला का ज़िक्र छेड़ दिया।
और उसके बारे में एक बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि बॉडीवाला के बुज़ुर्ग राजस्थान के रहने वाले थे और उनका ताल्लुक मारवाड़ी ख़ानदान से है। मारवाड़ी ख़ानदान में ये बात मशहूर है कि उनकी हर पुश्त में एक ऐसा शख़्स होता है जिसके 6 बेटे होते हैं। छठा बेटा साल के पहले या दूसरे महीने में सोमवार के रोज़ यानी पीर के रोज़ पैदा होता है और वो बड़ा खुशबख्त होता है। उसे अपने दुश्मनों पर फ़तह नसीब होती है और वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो सोना बन जाती है। इसके अलावा उसमें कई ख़ास सलाहियतें भी मौजूद थी। ये बॉडी वाला भी अपने 6 भाई-बहनों में सबसे छोटा था और बाकी शर्तों पर पूरा उतरता था। एएसआई को ये बात बॉडी वाला के पुराने मुलाज़िम रमज़ान अली ने बताई थी। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि रमज़ान अली बॉडीवाला के घर में खानसामा था। उसका खानसामा होना भी अजीब बात थी। हिंदू घरानों में मुसलमान का साया भी पलित समझा जाता था कि कहाँ ये खाना पकाने वाला मुसलमान हो। शायद बॉडीवाला ने खुद को बहुत मॉडर्न साबित करने के लिए ऐसा कर रखा था। बॉडीवाला के बारे में एएसआई की बताई हुई बातें दिलचस्प ज़रूर थी, लेकिन उन पर यकीन करना कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ऐसी बातें मैंने जब भी सुनी थी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी और तजुर्बे ने साबित किया था कि ऐसी अनहोनी बातों पर यकीन न करना तफ्तीश करने वाले के लिए बेहतर होता है। हम 6:30 बजे के करीब झुमरा में पहुंच चुके थे। स्थान के दरवाजे पर बिलाल शाह से मुलाकात हो गई। वो यहाँ खासा मसरूर नजर आ रहा था। जाहिर है 24 घंटे प्रसाद का हलवा तैयार मिलता था। फिर यहाँ उसकी हैसियत भी मेहमान खुसूसी की थी। उसने जर्द रंग का तहबंद और कुर्ता पहन रखा था। अपना लिबास शायद धोने के लिए दे दिया था। मुझे देखते ही वो लपक कर जीप के करीब आया और बोला, खान साहब जल्दी चलिए, शिकार न निकल जाए। जर्द धोतियों वाले 2 मोटे ताजे सेवक भी उचक कर जीप में सवार हो गए। उनकी रहनुमाई में हम तेजी से जुनूब की तरफ बढ़े और 1.5 मील का कच्चा पक्का रास्ता तय करके उस वीरान शमशान घाट में पहुंच गए, जिसे 3 तरफ से स्थान के सेवकों ने घेर रखा था। एक सेवक भागकर हमारी जीप के करीब आ गया। उसे मैंने स्थान में भी देखा था। ये दूसरे सेवकों का सरगना महसूस होता था। उसकी आवाज़ बहुत बैठी हुई थी। बुलंद आवाज़ में भी बात करता तो लगता था कि सरगोशियाँ कर रहा है। उसने हमें बताया कि बॉडीवाला पिछले 6 घंटे से शमशान घाट के अंदर है। उसने दरख्तों के पीछे एक खेवले की तरफ इशारा करते हुए बताया। ये शमशान घाट का कोठा है। उसकी दीवारें सलामत हैं, मगर छत का एक हिस्सा गिर चुका है। बॉडीवाला उसी कोठे में घुसा हुआ है। उसके पास पक्की राइफल है और आपके आने से पहले वो 3-4 फायर भी कर चुका है। मैंने पूछा, तुमने जवाबी फायर नहीं किया? वो बोला, हम तो जी सेवक लोग हैं, हमारी भक्ति हमें खून खराबे की इजाजत नहीं देती, वरना अब तक उस मूर्ख को पकड़ न चुके होते। इसका मतलब है कि असला वगैरह तुम्हारे पास नहीं है। नहीं जी, वो साफ मुकर गया। हालांकि मैं जानता था उसने अपने खुले चोगे के नीचे रिवॉल्वर या पिस्तौल वगैरह लगा रखा है। मैंने मौका महल का अच्छी तरह जायजा लिया। शमशान घाट की पिछली तरफ खुला मैदान था। कोई उस तरफ भागता तो फौरन नजर आ जाता। बाकी 3 अतराफ में जंतर, कीकर और बेरी वगैरह के घने दरख्त थे। शमशान घाट का खस्ता हाल कोठा जरा बुलंदी पर वाक़ था और दरख्तों के दरमियान से भी साफ नजर आता था। मेगाफोन तो हमारे पास था नहीं। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और बॉडी वाला को पुकार कर कहा कि वो हथियार फेंक कर खुद को पुलिस के हवाले कर दे। रात के सन्नाटे में मेरी आवाज़ दूर तक गूंजी, लेकिन जवाब में मुकम्मल खामोशी तारी रही। मैंने फिर पुकारा, कृष्ण कुमार, बॉडी वाला का नाम, बाहर आ जाओ, तुम चारों तरफ से घेरे में हो। मैं सिर्फ 3 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद अपने नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने टॉर्च रोशन करके रिस्ट वॉच देखना शुरू किए। बिलाल शाह मेरी दाईं तरफ और एएसआई बाजवा मेरी बाईं तरफ खड़े थे। 3 मिनट मुकम्मल खामोशी से गुजर गए। मैंने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों राइफलमैन भी राइफलें सोच चुके थे। बिलाल शाह के पास भी एक देसी साख्त का रिवॉल्वर था। ताहम मुझे यकीन था कि बिलाल शाह से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा तहबंद बाँध रखा था। तहबंद क्या बाँधा था, खुद को मुसीबत में डाल लिया था। हल्के-फुल्के कपड़े का तहबंद था। और हवा भी खासी तेज चल रही थी। वो पीछे से संभालता तो आगे से उड़ने लगता और आगे से टांगों में दबाता तो पीछे से पैराशूट सा जैसा बन जाता। मुझे खतरा लाहिक था कि कहीं वो सरेआम तहबंद से महरूम ही ना हो जाए। हम दरख्तों की आड़ लेते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़े। कोठे के बिल्कुल पास चंद झाड़ियाँ थी। अगर हम उन तक पहुँच जाते तो काम आसान हो सकता था। अभी हम झाड़ियों से 15-20 गज दूर ही थे कि तड़-तड़ गोली चलने लगी। ये खुद कर राइफल का बरस था।
इकट्ठी 5-6 गोलियां निकली थी। मैं सन्नाटे में रह गया। गुरु महाराज के सेवकों ने खुद इस काम में हाथ न डाला, ये यकीनन उनकी चालाकी का सबूत था। फायरिंग होते ही हम एकदम जमीन पर गिर पड़े। मेरे राइफलमैनों ने जवाबी फायर किए। धमाकों के साथ अंधेरे में चिंगारियां सी छूटी और एकदम फिर हर तरफ से खामोशी छा गई। मैंने अंदाजा लगाया कि खुदकर राइफल का फायर कोठे के उकब से हुआ था। जमीन पर लेटे-लेटे मैं सामने की तरफ रेंगने लगा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने तकरीबन 5-6 गज का फासला तय किया था कि एकदम 12 बोर राइफल का फायर हुआ। उसके साथ ही कोई चीखा। चीख और फायरिंग की आवाज़ें काफ़ी फासले से आई थी। मुझे खदशा लाहिक हुआ कि मुलज़िम भाग रहा है। सिर्फ 2 सेकंड बाद इस खदशे की तस्दीक हो गई। गुरु महाराज का सेवक ज़ोर से चीखा, "भाग गया, वो भाग गया।" उसके साथ ही धमा-चौकड़ी की आवाज़ें आईं। हम मौके की तरफ लपके, बिलाल शाह भी साथ था। उसका तहबंद बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। आखिर उसे रुकना पड़ा। ना भी रुकता तो कौन-सा तीर मार लेता। मुलज़िम तो भाग ही चुका था। जंगल, हवा और गहरी तारीकी में किसी भागने वाले को तलाश करना ऐसे ही होता है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढी जाए। सुई तो फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मुसल्लह शख्स जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। हमने एहतियात से चंद एकड़ का इलाका देखा, फिर अपनी नाकामी तस्लीम करके वापस लौट आए। शमशान घाट के कोठे में पहुंचे तो अजीब ही नक्शा नजर आया। महाराज के 2 सेवक एक लड़की की बंदिशें खोल रहे थे। इस लड़की को रस्सी से जकड़ा गया था और वो ज़ारो कतार रो रही थी। एक कोने में एक मदकूक बूढ़ा औंधा पड़ा था। उसके हाथ और पाँव इज़ार बंद के 2 टुकड़ों से बंधे हुए थे। उसकी पेशानी पर एक ज़ख्म भी था। कोठे की दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा था। ये हिंदी के ऊट-पटांग अल्फाज थे। नागिन, औरत दगाबाज, मौत तेरी सज़ा और पता नहीं क्या कुछ। मालूम हुआ कि लड़की का नाम प्रेमा है और बूढ़े की बहू है। उसका शौहर अमृतसर मज़दूरी करता है। बूढ़ा 15-20 बरस से इसी शमशान घाट में रह रहा था। पहले जब यहाँ अर्थियाँ आती थी तो वो मुर्दे जलाने का काम करता था। अब उसे चिलम पीने के सिवा कोई और काम नहीं था। ये खस्ता हाल कोठा उसके मुख्तसर खानदान का मस्कन था। बूढ़े ने आंसू बहाते हुए बताया, परसों रात वो यहाँ आया। उसके पास राइफल थी और बहुत सी गोलियां भी थी। उसने कंबल लपेटा हुआ था। कद काठ और शक्ल सूरत से वो कोई डाकू ही लगता था। उसने मेरे सर पर राइफल का दस्ता मारा और फिर हाथ बांधकर एक तरफ डाल दिया। उसने मेरी बहू से रोटियां पकवाई और खाना खाकर सारी रात शराब पीता रहा। कुछ अजीब सा आदमी था। कभी कभी बैठा बड़बड़ाने लगता, कभी मुट्ठियां भींचता, कभी फर्श पर मुक्के मारता। उसने हमें बार-बार धमकी दी कि हम खामोश बैठे रहें और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें, वरना वो बुरी तरह पेश आएगा। रात के आखिरी पहर वो नशे में धुत होकर मेरी बहू पर जा पड़ा और मेरी आंखों के सामने उसे जलील करता रहा। काश मेरे हाथ आज़ाद होते और मैं उस पापी को मार देता या खुद मर जाता। इस कोठे से हमें गोलियों के बहुत से खौल और शराब की 2 खाली बोतलें भी मिली। पूरे फर्श पर सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। बूढ़े ने बताया कि दीवारों पर कोयले से वही लिखता रहा है। नशे की हालत में वो बिल्कुल जुनूनी नजर आता था और ऐसा लगता था कि वो किसी का खून भी कर सकता है। बॉडी वाला का ये रूप हम सबके लिए हैरानकुन था। कहाँ एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक सेठ बॉडी वाला और कहाँ ये जुनूनी मुजरिम। लगता था उसकी जिंदगी में कोई बड़ा इनकलाब आया है। ये इनकलाब उसे फिर आवारगी के उसी रास्ते पर ले गया है, जिस पर वो 15-20 साल पहले सरपट दौड़ता भागता रहा है। क्या ये इनकलाब था या उसे अपनी चहेती बीवी पर बेवफाई का शुबा हुआ था? या कोई ऐसा सदमा पहुंचा था जिसने उसकी ज़हनी हालत गैर कर दी थी? अब झुमरा में बिलाल शाह की ज़रूरत नहीं रही थी, लिहाजा मैं उसे अपने साथ अमृतसर वापस ले आया। मैंने उसे इस काम पर लगाया कि वो बॉडी वाला के घरेलू मुलाजिमों से सुन-गुन ले, ताकि पता चले कि आखिर क्या तनाज़ा था, जिसने बॉडी वाला को बेटे के कत्ल पर उकसाया और वो अब बीवी की जान का दुश्मन हो रहा है। मेरे ज़हन में रह रहकर ख़्याल आ रहा था कि साहब होटल वाली लड़ाई में बिस्वा का पाँव टूट गया था और वो माज़ूर होकर 4 महीने घर में पड़ा रहा था। ये पहला मौका था कि वो इतने दिनों के लिए घर में रहा था। शारदा उसकी तीमारदारी करती रही थी। यूँ उन्हें करीब आने का मौका मिल गया था। मुमकिन था कि उनकी यही कुर्बत बॉडी वाला के दिल में कोई शक जगा गई हो और उसने गज़बनाक होकर बेटे को बुरा भला कहा हो। और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि बिस्वा के कत्ल तक पहुंच गई। बिलाल शाह अपने काम पर लगा रहा। दूसरी तरफ पुलिस भी बॉडी वाला की तलाश करती रही। 5-6 रोज़ बाद मैंने फैसला किया कि शारदा से एक और मुलाकात करनी चाहिए
और उससे सख्ती के साथ कहना चाहिए कि वो अपने और बिस्वजीत के बारे में खुलकर बताए। यही इरादा लेकर मैं एक रोज़ 10-11 बजे के करीब अमृतसर से झुमरा के लिए रवाना हुआ। बिलाल शाह मेरे साथ था और जीप भी वही थी जिस पर हम पहले 2 मर्तबा वहाँ जा चुके थे। झुमरा से 3-4 मील के फासले पर जीप के इंजन से खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी। बिलाल शाह चहका, बिल्कुल मेरी बीवी जैसा हाल हो गया है इसका। मैंने जीप सड़क से उतारकर करीबी दरख्तों में रोकी और बोनट उठाकर पंखा वगैरह चेक करने लगा। पंखे का एक थोड़ा सा हिस्सा टेढ़ा होकर रेडिएटर की जाली से जाकर टकरा रहा था। मैंने वो पर सीधा कर दिया। जब मैं बोनट बंद कर रहा था, मेरी निगाह सड़क की तरफ उठी और मैं बुरी तरह चौंक गया। एक खस्ता हाल लॉरी गुजर रही थी। लॉरी में चंद एक सवारियां भी थी, जिससे पिछली खिड़की में मुझे एक शनासा चेहरा नजर आया। ये चेहरा बॉडी वाला का चेहरा था। मैंने सिर्फ उसकी एक झलक देखी। उसके होंठ सियाह हो रहे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और एक खानेदार कंबल उसके कंधों पर था। वो अपने सामने देख रहा था। लॉरी गुजरते ही मैंने बोनेट को जोर से बंद किया और बिलाल शाह से कहा कि वो जल्दी से जीप में बैठ जाए। वो अभी अभी झाड़ियों में पेशाब करके उठा था। इजार बंद उसके हाथ में था। वो उसी तरह जीप की तरफ लपक आया। सड़क पर पहुंचते ही मुझे खटारा लॉरी की झलक नजर आई। काफी फासले से हमने लॉरी का ताकुब शुरू कर दिया। तकरीबन 1 मील बाद स्टॉप आ गया। लॉरी एक लम्हे के लिए रुकी और 2 सवारियां छलांग लगाकर नीचे उतर आईं। उनमें एक बॉडी वाला था। उसे देखते ही मैंने जीप सड़क से उतारकर दरख्तों में रोक दी। बस से उतरने वाली एक सवारी तो करीबी गांव की तरफ चली गई। दूसरी सवारी यानी बॉडी वाला ने कुछ देर इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर धीमे कदमों से खुश्क नाले की तरफ चल दिया। उसके हाथ में छोटा-सा थैला था। कंबल की बुकल देखते ही अंदाजा हो जाता था कि कंधे से राइफल लटकी हुई है। बस से उतरते ही उसने चेहरा कंबल में यूं छुपा लिया कि बस आंखें ही सिर्फ नजर आ रही थी। जीप वहीं छोड़कर हमने बॉडी वाला का पीछा शुरू कर दिया। हम दोनों सादा लिबास में थे, इसलिए पहचाने जाने का जरा सा भी खतरा नहीं था। सिर्फ 1.5 फरलांग दूर चलने के बाद बॉडी वाला का सफर खत्म हो गया। गुले अब्बासी के बहुत से खूंखार पौधों के दरमियान एक टूटा-फूटा मंदिर था। मंदिर के पहलू में छोटा-सा जौहर था। जौहर के ठहरे हुए शफाफ पानी में मंदिर का अक्स साफ नजर आ रहा था। गुले अब्बासी के घने पौधों में पहुंचकर बॉडी वाला ने एहतियात से दाएं-बाएं देखा, फिर तेजी से मंदिर के शिकस्ता दरवाजे में दाखिल हो गया। अचानक मुझे उक़ब में आहट सुनाई दी। मैंने तेज़ी से घूमकर देखा, बिलाल शाह की गर्दन भी मेरे साथ ही घूमी थी। हमें दरख्तों में कम से कम 4 अफ़राद दिखाई दिए। वो बड़ी आहिस्तगी के साथ यहाँ तक पहुँचे थे। मेरा हाथ खुद ब खुद अपने सरकारी रिवॉल्वर की तरफ रेंग गया, लेकिन फिर मेरा तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया। आने वालों में लालू राजा को मैंने पहचान लिया था। ये लालू राजा वही सेवक था जिसे बॉडी वाला ने स्नान घाट के सामने कनपट्टी पर ईंट मारकर बेहोश कर दिया था और फरार होने में कामयाबी हासिल की थी। लालू राजा इस वक्त भी जर्द चोगे में था। ताहम उसके साथी जो शक्ल सूरत से सेवक ही नजर आते थे, आम लिबास में थे। तुम यहाँ कैसे? मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा। वो बोला, हम सड़क से गुजर रहे थे, उधर दरख्तों में आपकी जीप खड़ी देखी। आपको देखते देखते इधर आ गए। मैंने कहा, चारों हो या और भी कोई है? उसने बताया कि वो चारों ही है। मैंने पूछा कि बॉडी वाले का कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं जनाब, अभी तो नहीं, उसने जवाब दिया। वैसे महाराज ने हर तरफ बंदे दौड़ाए हुए हैं। मैंने कहा, बॉडी वाला इस सामने वाले मंदिर में है। लालू राजा और उसके साथी बुरी तरह चौंक गए। बात थी भी चौंकने की। जिसे वो दूर दूर तक तलाश कर रहे थे, वो उनसे चंद गज के फासले पर मौजूद था। अब मसला बॉडी वाला को मंदिर से बाहर लाने का था। वो एक खूनी था, उसके पास ताकतवर राइफल थी। बरस मारने वाला असलहा आजकल भी खतरनाक समझा जाता है और उस दौर में तो ऐसे असलहे की अहमियत और भी ज्यादा थी। ऐसे मौके पर लालू राजा ने एक जुर्अतमंदाना पेशकश की। उसने कहा, थानेदार साहब, मैं मंदिर की इमारत को अंदर से अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लिए आसानी रहेगी कि उस राक्षस को बेखबरी में जाकर पकड़ूं। मंदिर के दरमियान वाले कमरे में एक बगली दरवाजा भी है। अगर वो दरवाजा मुझे मिल गया तो समझे मैंने उसको काबू में कर लिया। मैंने कहा, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर तुम अपनी ख्वाहिश से ये काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसने कहा, इस काम के लिए मुझे आपकी रिवॉल्वर की ज़रूरत होगी। मैंने कहा कि ये तो सरकारी रिवॉल्वर है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, बिलाल शाह के पास देसी पिस्तौल है। बिलाल शाह ने अपना पिस्तौल लालू रजा को थमा दिया। उसने पिस्तौल को खाली चलाकर चेक किया और फिर मुतमईन होकर कुर्ते के नीचे लगा लिया। उसके बाद वो बड़े एहतिमात से मंदिर की तरफ बढ़ गया। मैंने 2 सेवकों को मंदिर के उस पहलू में भेज दिया जहां जौहर नहीं था। मैं और बिलाल शाह गुले अब्बासी के पौधे में चौकस होकर बैठ गए।
अब अगर बॉडी वाला मंदिर से भागने की कोशिश करता तो उसे आड़े हाथों लिया जा सकता था। वैसे भी ये दिन था, रात नहीं थी कि उसका दाँव चल जाता। मेरी निगाहें मंदिर के बैरूनी दरवाजे पर जमी हुई थी और उँगलियां रिवॉल्वर की लबलबी पर। दरवाजे से मेरा फासला 40 फीट के करीब था और मुझे यकीन था कि मेरी पहली गोली ही काम कर देगी। तकरीबन 2 मिनट बाद लालू राजा की सूरत दरवाजे पर नजर आई। उसने बुलंदी से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, फिर भागता हुआ हमारे पास आ गया। कहने लगा, मेरा ख्याल है वो पिछले दरवाजे से निकल गया है, अभी दूर नहीं गया होगा, आए देखें। वो हमें साथ लेकर उगभी दरख्तों की तरफ बढ़ गया। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था। हम तीन तीन की टोलियों में बटकर दो मुख्तलिफ सिमतों में बॉडी वाला को ढूंढने लगे। अजब तमाशा हो रहा था हमारे साथ। ये तीसरा मौका था कि बॉडी वाला हमारे हाथ से आते आते छलावे की तरह गायब हो गया। मंदिर के इर्द गिर्द का सारा इलाका कटी फटी जमीनों, छोटे छोटे जोहड़ों और खारदार झाड़ियों से अटा हुआ था। एक बार फिर बॉडी वाला की तलाश बुरी तरह नाकाम हो गई। हम खाक छानकर उस मंदिर में वापस आ गए जहां से मुलजिम फरार हो गया था। मंदिर सिर्फ 2 कमरों और 6 ज़रब 6 के छोटे से सहन पर मुश्तमिल था। पिछवाड़े की तरफ जाकर हमने मंदिर का उकबी दरवाजा देखा और हैरान रह गए। वहां एक मोटी कुंडी में बहुत मोटा कुफल झूल रहा था। कुफल अंदर की तरफ था। उस पर जाले लगे हुए थे और महीनों पुरानी गर्द पड़ी हुई थी। उसे देखते ही पता चल जाता था कि कुफल को महीनों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। उस दरवाजे के अलावा मंदिर में कोई और ऐसा रास्ता नहीं था जहां से फरार हुआ जा सकता। हम चकरा कर रह गए। ध्यान फौरन किसी पोशीदा गोशे या तहखाने की तरफ चला गया। एक बार फिर हमें पूरी तरह चौकस होना पड़ा। ये कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं थी। छोटे-छोटे 2 कमरे थे और उससे भी छोटा सहन था। इन 2 कमरों में और सहन के में एक नज़र देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई तहखाना नहीं हो सकता। अगले 10 मिनट में उस अंदाज़े की पूरी-पूरी तस्दीक भी हो गई। हमने एक-एक ईंट जगह देख ली। मंदिर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छुपा जा सकता था। ये बड़ी अजीब व गरीब बल्कि पुरस्रार सूरत-हाल थी। बॉडी वाला अभी हमारी आँखों के सामने अंदर दाखिल हुआ था। उसके दाखिल होने के बाद एक लम्हे के लिए भी हम गाफिल नहीं हुए थे। कोई ऐसा रास्ता था जहाँ से वो निकल सकता और ना ही तहखाना था जहाँ वो छुप सकता था। बिलाल शाह के चेहरे पर जर्दी छाने लगी। वो लड़ाई-भिड़ाई से डरने वाला बंदा नहीं था। हर ओखली में सर दे देता था, लेकिन जहाँ कहीं भूत-प्रेत और आसे वगैरह की बात होती, बिलाल शाह के पेट में गड़बड़ होने लग जाती। खान साहब, चलो चलें यहाँ से, मुझे तो डर सा लगने लगा है, वो मिनमिनाया। मैं बिलाल शाह को क्या जवाब देता? मेरी समझ में तो खुद भी कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं जानता था, एएसआई की बताई हुई बात में कोई हकीकत नहीं, लेकिन न जाने क्यों वो बात ख्वामख्वाह मेरे जहन में घूमने लगी। एएसआई ने कहा था, बॉडी वाला अपने 6 अदद भाइयों में सबसे छोटा है और साल के पहले 2 महीनों में पैदा हुआ है। मारवाड़ी खानदान में ऐसे अफराद को खास सलाहियतों का मालिक समझा जाता है और वो किस्मत के धनी होते हैं। किस्मत का धनी तो ये शख्स वाकई था। वो 2 दफा गिरफ्तारी से साफ बच गया था और तीसरी दफा एक बंद चार दीवारी से यूं गायब हो गया था कि अकल चकरा कर रह गई थी और बिलाल के दिमाग में तो बाकायदा मोच आ गई थी। लालू राजा और उसके साथी भी हैरान नजर आते थे। 2:30 बजे हम जीप में सवार होकर झुमरा की तरफ चल दिए। लालू राजा और उसके साथी भी एक टांगे पर सवार हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। इस स्थान में हमें छोटे महाराज ने खुशामदीद कहा। मैं यहाँ शारदा से पूछगछ करने आया था, लेकिन ये जानकर सख्त मायूसी हुई कि वो यहाँ से जा चुकी है। मायूसी के अलावा ये बात हैरानी की भी थी। मैंने उसे खास तौर पर ताकीद की थी कि वो थाने में इत्तला दिए बगैर कहीं नहीं जाएगी। उसने थाने में इत्तला देना तो दूर की बात, इस स्थान में भी किसी को नहीं बताया था। मालूम हुआ कि परसों दोपहर वो खामोशी से स्थान छोड़कर चली गई है। इस स्थान से चंद फरलांग दूर एक सेवक ने उसे देखा। उसने सेवक को बताया कि वो किसी काम से करीबी कस्बे में जा रही है। अभी 1-2 घंटे में आ जाएगी। सेवक ने उसे कहा कि उसका शौहर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और इलाके में ही कहीं घूम रहा है। ये ना हो कि उसे नुकसान पहुंचा जाए। वो बोली, कुछ नहीं होगा और ये भी कहा कि छोटे महाराज से आज्ञा लेकर आई है। शारदा यहाँ से क्यों चली गई थी जबकि वो ये जानती थी कि इस स्थान से बाहर उसके लिए शदीद खतरा है। मुझे ये मामला काफी उलझा हुआ लग रहा था। छोटे महाराज से ये भी पता चला कि शारदा की माँ उससे मिलने स्थान में आई थी और एक शब यहाँ रहकर वापस चली गई थी। मैंने छोटे महाराज से कहा कि उसने शारदा के चले जाने की इत्तला थाने में क्यों नहीं दी। वो बोला, जनाब, मुझे कल शाम तक उम्मीद थी कि वो वापस लौट आएगी।
आज सुबह मैं इतला पहुँचाना चाहता था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से किसी को भेज नहीं सका। दोपहर को मौसम ज़रा ठीक हुआ तो मैंने लालू राजा को भेजा, लेकिन रास्ते में ही लालू की मुलाकात आपसे हो गई और वो आपके साथ फिर इस स्थान पर आ गया। छोटे महाराज और दीगर अफराद के साथ बातचीत में शाम हो गई। शाम होते-होते मौसम फिर खराब हो गया। तारीक बादल घिर आए और बारिश का सिलसिला जो दोपहर से थम गया था और एक बार फिर ज़ोरों-शोर से शुरू हो गया। वापसी का रास्ता बहुत खराब था और हमारी जीप भी कोई ऐसी काबिले भरोसा नहीं थी। हमने वहीं स्थान में रुकने का फैसला कर लिया। बिलाल शाह इस फैसले पर बहुत खुश था। ये जगह और यहाँ की गहमा-गहमी उसे ज़्यादा ही पसंद आ चुकी थी। वो मेलों-ठेलों का शौकीन था और इस स्थान में हर वक़्त मेला सा लगा रहता था। खाने-पीने का सामान भी बहुत था। मूसलाधार बरसती बारिश में किसी खिड़की के सामने बैठकर गरमा-गरम कढ़ा यानी हलवा खाने का मज़ा बिलाल शाह अच्छी तरह जानता था। जो अंधेरा गहरा होता गया, बारिश ज़ोर पकड़ती गई। हम सब के लिए इस स्थान में एक शब का क़याम ज़रूरी हो गया। दूर-दराज से आए हुए अक़ीदतमंद भी मजबूरन इस स्थान में ही रुक गए। छोटे महाराज के हुजरा खास के पास ही मुझे भी सोने के लिए एक कमरा दे दिया गया। कमरा छोटा-सा था लेकिन खूब सजा हुआ था। फर्श पर कालीन था, मसहरी भी बहुत आरामदेह थी। मैं सारे दिन का थका था, बिस्तर पर गिरते ही आँखें बंद होने लगी। अभी मुश्किल से ऊँघ ही आई थी कि एक आवाज़ ने चौंका दिया। मैंने आँखें खोली, कमरे की ख़ौफ़नाक रोशनी में एक सरापा क़यामत मेरे सामने खड़ी थी। ये वही चाँदनी नामी लड़की थी, जिसे महाराज की पत्नी कहा जाता था। वो मुख्तसर लिबास और भारी भरकम गहनों के साथ आरास्ता थी। वो इस अंदाज़ से आगे बढ़ी कि गहने आपस में टकराकर आवाज़ पैदा न करें। फिर बआहिस्तगी एक टिपाई पर बैठ गई और खासी घबराई हुई थी। कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, छोटे महाराज गहरी नींद सो रहा है। मैं छुप-छुपा कर आपसे मिलने आई हूँ। खैरियत तो है? मैंने चौंक कर पूछा। 1-2 बहुत ज़रूरी बातें करनी है आपसे। कई रोज से मौका देख रही थी। भगवान का शुक्र है आज आप इधर ही रह गए। कैसी बातें? मैंने पूछा। इस स्थान की और यहाँ के रहने वालों की बातें। चांदनी ने रवानी से जवाब दिया। उसका लहजा कुछ अजीब सा हो गया था। कहने लगी, आप थानेदार हैं और आप में हिम्मत भी है। मेरा मन कहता है कि आप इस बारे में कुछ न कुछ कर सकेंगे। उसने मोहतात नजरों से इधर इर्द गिर्द देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, थानेदार साहब, छोटे महाराज वो नहीं है जो ऊपर से नजर आते हैं और जो यहाँ के लोग उसे समझते हैं। छोटे महाराज मुझे अपनी पत्नी कहता है, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं, रखेल हूँ। वो मुझे नजाम आबाद के चकले से 650 रुपए में खरीद कर लाया था। उसका ख्याल है कि लोग शादीशुदा मर्द पर ज्यादा एतबार करते हैं, इसलिए मुझे अपनी बीवी बताता है। इस स्थान में चोरी छुपे हर बुरा काम होता है। मेरा ख्याल है आपको ये सुनकर जरूर हैरानी होगी कि शारदा खुद यहाँ से नहीं गई, उसे मजबूर किया गया है। ये हरामजादा छोटे महाराज 2 हफ्तों से उस पर राल टपका रहा था। बड़े जाल फेंके हैं इसने शारदा पर। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो शारदा से कह रहा था कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो बेचारी उस कुत्ते के दांतों से अपनी इज्जत बचाती रही। फिर जिस तरह भी हो सका उसे टालती रही। वो जानती थी कि इस स्थान से बाहर उसके लिए सख्त खतरा है। लेकिन जब उसे अपनी इज्जत बचती नजर न आई तो वो यहाँ से चली गई। और ऐसा कुछ यहाँ सिर्फ शारदा के साथ ही नहीं हुआ। पता नहीं कितनी औरतों को पनाह देकर यहाँ बाद में खराब किया गया है। तस्वीर का ये रुख मेरे लिए सनसनीखेज तो था ही, लेकिन हैरानकुन नहीं था। मैं पहले दिन ही जान गया था कि ये स्थान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। हाँ, शारदा के बारे में ये सुनकर ज़रूर हैरानी हुई थी कि उसके जाने की वजह छोटे महाराज की बदमाशी है। चाँदनी बोली, "ज़रा आइए मेरे साथ, मैं आपको बड़े महाराज के दर्शन भी करवा दूँ। वो कमीना हर वक़्त अपने ख़ास कमरे में पड़ा रहता है। महीने में शायद एक ही दफ़ा बाहर निकलता हो।" वो मुझे साथ लेकर बाहर निकली और चोर दरवाज़े से गुज़रकर एक छोटी-सी खिड़की के सामने ले आई। खिड़की में सलाखें थीं। उस सलाखों में हाथ डालकर पट को ज़रा-सा ढीला किया और अंदर मोमबत्ती जल रही थी और उसकी रोशनी फैली हुई थी। वो कुछ देर अंदर झाँकती रही, फिर बोली, "सो रहा है हरामज़ादा। आप भी ज़रा देखें।" वो खिड़की से पीछे हट गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर खिड़की में झाँका, आँखें खुली की खुली रह गई। गोश्त का एक पहाड़ एक बहुत बड़े पलंग पर नज़र आ रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था, फिर भी उसकी सूरत देखकर खौफ आता था। सफ़ेद चादर के नीचे सिर्फ वही नहीं था, एक जवां-सा लड़की भी थी। चादर लड़की की गर्दन तक खींची हुई थी और उसके बाल तकिए पर दूर-दूर तक बिखरे हुए थे। वो भी महवे ख्वाब थे। मुमकिन था छोटी महारानी चांदनी की तरह ये भी बड़े महाराज की बड़ी महारानी हो। मैंने देखा इस कमरे में कई ऐसी अशिया नज़र आ रही थी जो जिन भूत उतारने वाले आमिलों के हुजरों में होती है।
आसेफ ज़दा शख्स पर तशद्दुद करके उसे अधमुआ कर दिया जाता है और जब वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता तो ऐलान कर दिया जाता है कि हज़रत जीन फरार हो गए हैं। इन अशिया में धुनी देने वाले आलात, लोहे के शिकंजे, मारने-पीटने के लिए लकड़ी के ऐसे डंडे जिनके सरों पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, उल्टा लटकाने के लिए रस्से और पानी में गोता देने के लिए बड़ा टब। मालूम नहीं इस हुजरे में आसेफ ज़दा शख्स पर क्या-क्या बीत जाती थी। चांदनी सरगोशी में बोली, इस कमरे में ये गंजा लोगों के भूत भी उतारता है। 2 दरवाजे हैं यहाँ। एक से औरतें अंदर आती है, दूसरे से मर्द। मुझे अंदाजा हुआ कि ये वही कमरा है जिसके सामने मैंने एक दिन औरतों की तवील कतार देखी थी। बीमार लड़की की चीखो-पुकार और आह-वज़ारी मेरे कानों में गूंजने लगी। कैसी सितम ज़रीफ़ी थी ये। वो मरीज़ जिनको किसी अच्छे दिमागी या जिस्मानी डॉक्टर और अस्पताल की ज़रूरत होती थी, इस कमरे में हमदर्दी के बजाय बेरहमी के मुस्तहिक ठहरते थे। यहाँ बीमारी को खत्म करने के बजाय बीमार की ऐसी की तैसी की जाती थी और उसे नीम जान करके वापस भेज दिया जाता था। वहाँ खिड़की के सामने खड़े मुझे एक नया ख़्याल आया। एकदम दिमाग में रोशनी सी हो गई। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि आज दोपहर यहाँ से चंद मील दूर हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ था। बॉडी वाला पुराने मंदिर में दाखिल होने के बाद गुम क्यों हो गया था? अचानक बिजली ज़ोर से कड़की। दरो-दीवार हिल गए। अंदर सोए हुए पहाड़ पर भी ज़लज़ला पैदा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल के साथ कई किस्तों में करवट बदली और मुँह फाड़-फाड़ कर जमाइयाँ लेने लगा। चांदनी ने मेरा बाजू थामा और उसी कमरे की तरफ चल दी जहाँ से हम आए हुए थे। चोर दरवाजे से गुजरते हुए मैंने एक सलाखदार खिड़की से बाहर झाँका। बारिश ताबड़तोड़ बरस रही थी। मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चांदनी जिस खामोशी के साथ आई थी, उसी खामोशी के साथ वापस चली गई। मैं बिस्तर पर चित लेट गया और सोचने लगा, वो इसरार जिसने आज दोपहर हमें चकरा दिया था, अब मेरे लिए इसरार नहीं रहा था। बॉडी वाला हमारे सामने मंदिर में घुसा था और उस वक़्त भी मंदिर में ही था जब लालू राजा ने मंदिर से बाहर आकर हमें बताया था कि वो मंदिर में नहीं है। बात बिल्कुल सीधी-सादी थी। छोटे महाराज और उसके कारिंदे अब काबिल भरोसा नहीं रहे थे। चंद रोज़ तक वो बॉडी वाला के खिलाफ थे, लेकिन अब नहीं। अब वो शारदा के खिलाफ थे। और उसकी वजह वही थी जो अभी चांदनी ने बताई थी। शारदा ने छोटे महाराज की ख्वाहिश के सामने सर झुकाने से इनकार किया था और नतीजे में उसे न सिर्फ अपनी पनाहगाह से महरूम होना पड़ा था, बल्कि पनाह देने वाला भी उसका दुश्मन हो चुका था। यकीनन लालू राजा भी ये बात जानता था कि उसका मालिक किसके साथ खड़ा है। उसने बड़ी होशियारी से हमारी बेखबरी का फायदा उठाया था और बॉडी वाला को हमारी गिरफ्त से साफ तौर से बचा लिया था। बात अब खुल चुकी थी। अब 2 ही सूरतें थी। एक ये कि पूरी कुव्वत से छोटे महाराज पर हाथ डाल दिया जाए। उसके कारिंदे लालू राजा को भी पकड़ लिया जाए। उन सब से पूछा जाए कि बॉडी वाला अब कहाँ है? दूसरी सूरत ये थी कि बारिश बंद होते ही यहाँ से निकल जाऊँ और थाने पहुँचकर चंद होशियार मुखबिरों को स्थान की निगरानी पर लगा दूँ। यकीनी बात है कि अब लालू राजा दोबारा बॉडी वाला के पास पहुँचेगा। ऐन मुमकिन था कि मंदिर में उस बॉडी वाला को ठिकाना भी बता दिया गया हो, जहां उनकी दोबारा मुलाकात होना थी। सोच विचार के बाद मैंने दूसरी तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। जैसे तैसे रात इस स्थान में काटी और सुबह 9-10 बजे के करीब जैसे ही बारिश रुकी, अपने अमले के साथ इस स्थान से निकल आया। बिलाल शाह की आंखों से जाहिर हो रहा था कि पेट भर हलवा खाने के बावजूद सारी रात नहीं सो सका। मैंने पूछा तो ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो बोला, सारी रात बुरे-बुरे ख़्याल आते रहे हैं जी। बड़े-बूढ़े ठीक ही कहते हैं, पक्की जगह खतरनाक होती हैं। हवाई चीज़ें बंदे के पीछे लग जाती हैं। पक्की जगह से बिलाल शाह की मुराद पुराना मंदिर था। जब मैंने उसे बताया कि मैं एक बार फिर उस मंदिर का जायज़ा लेना चाहता हूँ, तो वो खौफ़ज़दा हो गया। रहने दें खान साहब, क्यों हमें जिन चढ़ाने का प्रोग्राम बना लिया है आपने? कुछ न कुछ ज़रूर है वहाँ पर, बल्कि मेरा तो ख़्याल है कि बहुत कुछ है। तुम्हारा ख़्याल गलत है, मैंने कहा। कुछ नहीं है वहाँ पर। बस हम ज़रा से चक्कर में आ गए थे। फिर मैंने बिलाल शाह को तमाम तफ़सील बताई। उसका खौफ़ किसी हद तक कम किया। बिलाल शाह ये जानकर हैरान हुआ कि छोटे महाराज ने शारदा की इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की थी और नाकाम होकर अब उसकी जान का दुश्मन हो रहा है। मंदिर रास्ते में ही पड़ता था। हमने जीप मंदिर के करीब रोकी और मोहताज नज़रों से इधर इर्द-गिर्द का जायज़ा लेते हुए अंदर चले गए। एक मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद बॉडी वाला अब भी वहाँ मौजूद हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं बर आई। बॉडी वाला अब इतना भी पागल नहीं था कि छापा पड़ने के बावजूद मंदिर को ठिकाना बनाए रखता।
कल दोपहर पेश आने वाली सूरत हाल वाज़ेह थी। लालू राजा ने मंदिर में दाखिल होकर बॉडी वालों को बता दिया था कि पुलिस उस तक पहुंच गई है और पुलिस वाले बाहर घेरा डाले खड़े हैं। बाहर आकर उसने हमें चक्कर दिया कि मुलजिम पिछले दरवाजे से निकल गया होगा। जब हम झाड़ियों में उसे तलाश कर रहे थे, वो सचमुच मंदिर से निकलकर गायब हो गया। मंदिर में घूम फिर कर हम मुकामी थाने में आ गए। मैंने एसएचओ को सारी हकीकत बता दी और उसे कहा कि फौरन इस स्थान की खुफिया निगरानी का इंतजाम करे। ये तीसरे रोज की बात है। झुमरा का एसएचओ बेदी खुद मेरे पास अमृतसर पहुंचा और उसने बताया कि बॉडीवाला का खोज लग गया है। वो खासा पुरजोश नजर आ रहा था। बताने लगा कि स्थान की मुसलसल निगरानी की जा रही थी। लालू राजा भी जेरे निगरानी था। आज सुबह सवेरे लालू राजा इस स्थान से निकला और झुमरा के कस्बे के एक मशकूक पान फरोश दिलबर जानी से मुलाकात की। यही दिलबर जानी 12 बजे के करीब बॉडीवाला को लेकर इस स्थान पहुंच गया। बॉडी वाला ने अपना मुंह सर एक कंबल में लपेट रखा था और उसके पास ऑटोमेटिक राइफल भी मौजूद थी। वो नशे में धुत नजर आता था। ये भी हो सकता है कि वो मंदिर से भागने के बाद झुमरा कस्बे में चला गया हो और अब तक उसी पान फरोश के पास छुपा हुआ हो। मैंने एसएचओ बेदी से पूछा, अब क्या इरादे हैं? इस स्थान पर छापा मारा जाए? वो सिख होने के बावजूद सिगरेट पीता था। एक तवील कश लेकर बोला, यार नवाज खान, क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए। मेरा मतलब है कि हमने अभी बॉडी वाला की पत्नी का खोज भी लगाना है। मुझे तो शक पड़ता है कि ये हरामी, क्या नाम है इसका, छोटे महाराज, उसको पता चल गया है कि कुड़ी यानी शारदा कहाँ है। अब ये बॉडी वाला को उसका अता पता बताएगा और पूरी तरह भड़का कर उसकी तरफ भेज देगा। मैं इन स्थान के सेवकों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये हराम के तुम खुद दंगा फसाद तो नहीं करते, खून खराबे से भी बचकर रहते हैं। ये सारे काम वो दूसरों से करवाते हैं और अगर खुद करें तो बहुत हाथ पांव बचाकर करते हैं। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। बोला, मतलब यह है कि हम जीते हुए घोड़े पर दोबारा शर्त लगाएंगे। यानी जिस तरह हम निगरानी करके बॉडी वाला तक पहुंचे हैं, ऐसे ही बॉडी वाला की निगरानी करके शारदा तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये पुरखतर काम है, मैंने फौरन जवाब दिया। बॉडी वाला के सर पर खून सवार है। हमें उसे इतना मौका नहीं देना चाहिए कि वो शारदा तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सके। और ये भी हो सकता है कि हमारी निगरानी से सारा काम ही चौपट हो जाए। मुलजिम होशियार होकर निकल भागे, शारदा भी न मिले और बॉडी वाला भी मफरूर हो जाए। फिर क्या करना चाहिए? वैदी ने पूछा। मेरे ख्याल में तो वक्त जाया किए बगैर फौरन बॉडी वाला को उसके साथ छोटे बड़े महाराज को भी छाप लेना चाहिए। नो नकद न तेरा उधार। दिगैर अमले से सलाह मशवरा के बाद हमने फौरन झुमरा पहुंचने की ठान ली। लेकिन अभी थाने से रवाना भी नहीं हुए थे कि झुमरा से फोन आ गया। फोन करने वाला बेदी का सब इंस्पेक्टर था। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बॉडी वाला स्थान से करीबी गांव कालीपुरा के लिए रवाना हो गया है। उसके साथ लालू राजा भी है। दोनों एक टांगे पर सवार हैं और बिगैर रुके सफर करते रहे तो 1.5 घंटे में कालीपुरा पहुंच जाएंगे। सब इंस्पेक्टर ने मुखबिर के हवाले से बताया कि उनके इरादे खतरनाक नजर आते हैं और ये ऐन मुमकिन है कि शारदा कालीपुरा में हो और उसी की तरफ वो जा रहे हों। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि मुखबिर को ये अहम इत्तला देने वाले छोटे महाराज की रखेल चांदनी थी। वो बड़ी कारामत इत्तला थी और बहुत बरवक्त पहुंची थी। अमृतसर के थाने से कालीपुरा का फासला 1 घंटे का था। जीप पर हम अभी रवाना हो जाते तो लालू राजा के तांगे से पहले कालीपुरा पहुंच सकते थे। हम तैयार तो पहले से ही थे, फौरन जीप में बैठे और रवाना हो गए। पंजाबी की एक मिसाल मशहूर है, कालियां अगे टोए। यूं ही जल्दी का काम खराब हो जाता है। हमारे साथ भी कालीपुरा जाते वक्त यही कुछ हुआ। तेज रफ्तारी के बाद हमारी खटारा जीप बीच में ही नाराज होकर रास्ते में बैठ गई। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। अगर बॉडी वाला वाकई अपनी पत्नी की तरफ गया था तो एक एक मिनट कीमती था। बड़े जत्नों के साथ निस्फ घंटे में हमने जीप को मनाया और दोबारा कालीपुरा की तरफ रवाना हुए। कालीपुरा उस डेग नाले के किनारे वाक़ है जो अमृतसर वाली नहर के मुतवाज़ी वाहेगा की तरफ आता है और फिर आगे जाकर रावी में दाखिल हो जाता है। चंद गलियों से गुजरकर हमारी जीप गांव के बड़े चौराहे में दाखिल हुई। न जाने क्यों चौराहे में दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि हम लेट हो चुके हैं। वो संगीन वाकया जिसके रोनुमा होने का खदशा था, रोनुमा हो चुका है। मुझे कुछ हैरान और परेशान चेहरे नजर आए जो एक तंग गली में दाखिल हो रहे थे। कुछ ऐसे ही चेहरों वाले लोग गली से बाहर भी निकल रहे थे। बहुत से लोग इधर उधर टोलियों में खड़े चें गुइयां कर रहे थे। पुलिस जीप देखकर लोग दाएं बाएं पुलिस जीप देखकर लोग दाएं बाएं खिसकने लगे और थोड़ी ही देर में चौराहे की रौनक आधी रह गई।
एक शख्स भागकर जीप के करीब आया और बोला, मैं नंबरदार का छोटा भाई हूँ जी, गली में कत्ल हो गया है। कातिल छत पर है, आप जल्दी आ जाएँ जी। मैं जानता था कि बॉडी वाला के पास निहायत खतरनाक राइफल है। ज़रूरी था कि हम जो कुछ करें बहुत एहतियात से करें। इस बात का इल्म हमें जाए वारदात पर पहुँचकर हुआ कि कत्ल करने वाला मर्द नहीं औरत है। ये एक पुख्ता मकान था, दीवार पर उपले लगे हुए थे। भद्दे से दरवाजे की दूसरी जानिब देवड़ी में भैंस बंधी थी। मकान के गिर्द लोग जमा थे और छत की तरफ इशारे कर रहे थे कि कोई कह रहा था वो खड़ी है, कोई पुकार रहा था कि वो देखो वो पहली तरफ गई है। आवाज़ों में दहशत थी और चेहरे खौफ और हिरास की तस्वीर बने हुए थे। एक शख्स ने बताया कि नीचे कमरे में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। ये दोनों कत्ल औरत ने ही किए हैं, यहाँ तक लाने वाला नंबरदार का भाई बोला। उसने छुरी मारी है जी दोनों को। उनमें से एक तो मर गया है और दूसरा शदीद जख्मी है। छुरी मारकर वो भागने लगी थी। पड़ोसियों ने पीछा किया तो सीढ़ी चढ़कर छत पर चली गई। उन्होंने नीचे आने वाला दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। अब वो छत पर फंसी हुई है। मैंने देखा ये मकान गांव में होने के बावजूद शहरी मकानों से मिलता-जुलता था। दीवारों पर प्लास्टर किया गया था और बुरे भले बेल बूटे भी बने हुए थे। छत इस तरह की थी कि औरत जंगला फलांग कर दूसरी छत पर नहीं जा सकती थी। वो ऊपर कैद होकर रह गई थी। दफवतन जंगले में से मुझे उसकी एक झलक नजर आई। उसके सर पर काली चादर थी। मैं पहचान गया वो शारदा ही थी। मैंने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और भागता हुआ मकान की सीढ़ी पर पहुंच गया। सीढ़ियों की दीवार पर मुझे खून के धब्बे नजर आए। सीढ़ियों का बालाई दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुन-गुन ली। कोई आहिस्ता-आहिस्ता रो रहा था। यकीनन ये शारदा थी। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी केच हटाया और कुंडी खोलकर छत पर चला गया। शारदा छत के वस्त में खड़ी थी। खून आलू छुरी उसके हाथ में थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। खबरदार मेरे करीब ना आना, वो खौफनाक आवाज में बोली। मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो शारदा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ऐन उस वक्त मुझे अपने एएसआई का चेहरा नजर आया। वो सामने वाले रुख से छत पर चढ़ आया था। उसके दोनों हाथ जंगले पर थे और वो बाजुओं के जोर पर ऊपर उठता आ रहा था। उसकी आहट सुनकर शारदा ने जल्दी से घूमकर देखा। ये एक लम्हा बड़ा कीमती था। मैंने अपनी जगह से हरकत की और तकरीबन 5 कदम का फासला सेकंड के चौथे हिस्से में तय करके शारदा पर जा पड़ा। मेरा एक हाथ उसकी दाईं कलाई पर पड़ा। वो बड़े ज़ोर से टाइलों की फर्श पर गिरती, लेकिन मैंने गिरते-गिरते उसे अपने ऊपर ले लिया। यूँ वो शदीद चोट से महफूज़ रही। गिरने के बाद वो बुरी तरह मचली, लेकिन इस दौरान एएसआई छत पर पहुँच चुका था। उसने उसे दबोच लिया। शारदा पर जैसे हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया था। हम उसे खींच-तान कर नीचे लाए। वो बुरी तरह चीख-चिल्ला रही थी। सीढ़ियों के पास ही एक कमरा था। उस कमरे में अब लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। मैंने बॉडी वाला को देखा, चंद अफराद उसे उठाकर बाहर ला रहे थे। पेट पर से उसकी कमीज खून से तर थी। उसे एक नंगी चारपाई पर डाल दिया गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। आसार बता रहे थे कि उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। उसे देखकर शारदा चिल्लाई, कुत्ते तुझे जानबूझकर छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है तुझे। तेरी जान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तेरी बेटी हीरा मंडी के चकले में नाचेगी और तेरी नवासियाँ नवासे खानदानी कंजर कहलवाएंगे। तू जिधर जाएगा लोग तेरे मुंह पर थूकेंगे और तुझे जवान बेटे का कातिल कहेंगे। दिन रात अंगारों पर लौटेगा तू और जल जल कर मरेगा। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा था, मैंने तेरी जिंदगी उजाड़ दी, नस्ल खत्म कर दी है मैंने तेरी। वो हलक फाड़ कर पूरी कुव्वत से चीख रही थी। लगता था होश और हवास खो बैठी है। थाने में पहुंचकर शायदा के हवास कुछ बहाल हुए तो उसने एक तवील बयान दिया। इस बयान से ये अहम इंकशाफ हुआ कि 5 साल पहले शारदा का पहला शौहर हलाक नहीं हुआ था, उसे कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला वही था जो बाद में इसका दूसरा शौहर बना, यानी बॉडी वाला। देखा जाए तो ये कहानी शहंशाह जहांगीर नूरजहां और अली कुली की मशहूर मारूफ कहानी से मिलती जुलती है। फर्क यह है कि इस कहानी के मुताबिक मजलूम औरत ने जालिम के सामने सर झुकाकर हालात से समझौता कर लिया था, जबकि यहाँ मजलूम औरत ने अपनी मांग उजाड़ने वाले से बदला लिया और उसे इंतकाम की आग में जलाकर इबरतनाक बना दिया। ये कहानी उस दिन ही शुरू हो गई थी जब चंद साल पहले शारदा दुल्हन बनकर ग्वारा नामी बस्ती में होती थी। बॉडी वाला तब तक बदमाशी छोड़ चुका था और उसका शुमार इलाके के खाते पीते मोतबर लोगों में होने लगा था। वैसे भी वो मारवाड़ी खानदान में बड़ा भागवान समझा जाता था। वो अपने वालिदैन की छठी औलाद था और साल के 2 पहले महीनों में पैदा हुआ था।
मारवाड़ी बरादरी के बाज़ लोग उसे शादी-ब्याह में ख़ास तौर पर बुलाते थे और वो दुल्हन या दूल्हे के हाथ पर चांदी का रुपया रखकर एक पुरानी रस्म पूरी करता था। उस रोज़ बॉडी वाला ने शारदा की गोरी हथेली पर चांदी का रुपया रखा और साथ ही साथ उस पर अपनी आँख भी रख ली। शारदा का चमकता-दमकता नौखेज़ हुस्न उसके सीने में तीर की तरह लगा और वो शैतानियत जो कुछ अरसे से उसके अंदर सो रही थी, हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो दिन-रात शारदा के बारे में सोचने लगा और आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि शारदा जैसी औरत के बगैर ज़िंदा रहना कोई ज़िंदा रहना है। वो जवानी की उम्र गुज़ार चुका था, लेकिन हसीन औरत के लिए उसकी भूख अब भी जवानों जैसी थी। इस भूख ने उसे इस तरह तड़पाया कि वो हद फलांगने पर आमादा हो गया। वो एक खरांट और पुख्ताकार शख्स था। मंज़िल तक पहुँचने के लिए उसने बड़ी एहतियात से जाल फैलाया। किसी को शुबा तक नहीं था कि बॉडी वाला विजय की पत्नी पर दांत तेज किए बैठा है। लिहाजा जब एक रोज विजय ट्रैफिक के हादसे में जान से हाथ धो बैठा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक कत्ल है और इस कत्ल में बॉडी वाला का हाथ हो सकता है। विजय टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था। उस रोज वो स्कूल से वापस आ रहा था कि एक टैक्सी कार उसे रौंदती हुई गुजर गई। विजय की नागहानी मौत के बाद बॉडी वाला ने चंद महीने सब्र सुकून के साथ इंतजार किया। वो एक माहिर शिकारी था और माहिर शिकारी इंतजार करने का हुनर जानते हैं। जब विजय की मौत का मामला ठंडा पड़ गया और बीवी की बहती आंखें भी खुश्क होने लगी, तो बॉडी वाला ने बड़ी शराफत के साथ शारदा के लिए पैगाम भिजवा दिया। शारदा एक हिंदू लड़की थी और अक्सर हिंदू घरानों में बेवा की दूसरी शादी एक नापसंदीदा काम होती है। शारदा के सिलसिले में भी ये रुकावट सामने आई और दूसरी तरफ शारदा खुद भी इस शादी पर रजामंद नहीं थी। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि वो रजामंद हो गई। उसके अचानक रजामंद होने के पीछे एक राज था और वो ये राज था कि वो अपने शौहर के साथ होने वाले जुल्म से आगाह हो चुकी थी। औरत की छठी हिस्स कई मामलों में मर्दों से ज्यादा होती है। वो अपनी तरफ उठने वाली बदनजर को बहुत जल्दी भांप लेती है। शारदा के ज़हन में भी पहले ही रोज़ से एक शुबा था। फिर जब बॉडी वाला की तरफ से उसके लिए पैगाम आया, तो ये शुबा एक कॉम्पल से दरख्त बन गया। शारदा ने अपने तौर पर जुस्तजू की और एक रोज़ उस पर वो खौफनाक इंकशाफ हो गया, जिसकी उसे तलाश थी। बॉडी वाला का एक पुराना साथी शारदा के हुस्न और दिलफरेब के जाल में फँस गया। और हुस्न के जाल में ऐसा उलझा कि उसने शारदा को सब कुछ बता दिया कि उसके पति विजय को कुचलने वाली टैक्सी नहीं थी, बल्कि वो हवस थी जो बदकिरदार मर्द के जहन में अज़ल से पैदा होती रही है और परवान चढ़ती रही है। शारदा के अंदर इंतकाम का ज्वालामुखी भड़क चुका था। उसने बॉडी वाला से शादी की हामी भर ली। जिस रोज उसकी मांग में दूसरी बार सिंदूर भरा गया था, वो बॉडी वाला के घर में वाक़ ईश्वर कॉलोनी में उतरी और उसी रोज वो एक औरत से नागिन बन गई थी, जो अपने जोड़े की मौत का बदला लेने के लिए एक शिकारी के आंगन में उतरी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसके सीने में दिल नहीं, दहका हुआ अंगारा था। वो सरापा कहर बनी हुई थी, लेकिन उसका कहर पहाड़ी नदी की तरह पुरशोर नहीं था। वो एक नीला समंदर था जो ऊपर से पुरसुकून और नीचे से बलाखेज होता है। शारदा के इंतकाम ने सबसे पहले बॉडीवाला की जवान बेटी हेमा को डसा। उसने हेमा के नापुख्ता जज्बात को भड़काया और मोहल्ले के एक नौजवान प्रीतम से उसकी यारी लगवा दी। वो खुद उनके रुके एक दूसरे को पहुंचाती रही और उनके मिल बैठने का इंतजाम करती रही। यहाँ तक कि बॉडीवाला की लाडली हेमा उसके मुंह पर बदनामी का कालक मलकर घर से भाग गई। ये बॉडीवाला के लिए डूब मरने का मुकाम था। वो अंदर से टूट फूट कर रह गया था। हेमा के बाद शारदा की निगाह इंतकाम बॉडी वाला के जवान साल बेटे बिस्वजीत पर लग गई। इस मौके पर उसने बिस्वजीत को उन लड़कों के हाथों कत्ल करवाने की कोशिश की, जिन्होंने उसकी बहन को अगवा किया था। वो जानती थी कि प्रीतम कभी कभार साहब होटल में आकर बैठता था। एक रोज जब वो अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था, शारदा ने बिस्वजीत को इत्तला दे दी। बिस्वजीत साहब होटल जाकर उन लड़कों से लड़ पड़ा। उसे चाकू के जख्म लगे और मैंने उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाया था। बदले की आग ने शारदा की अंदर की औरत को जलाकर राख कर दिया था। अब वो सिर्फ़ एक नागिन थी। साहिब होटल की लड़ाई में बिस्वजीत का टखना टूट गया था और वो घर में कैद होकर रह गया था। उसकी कैद के दौरान शारदा ने एक ऐसा खेल खेला जो उस वारदात में सबसे घिनौना और खतरनाक था। उसने एक नागिन की तरह अपनी आँखें नौजवान बिस्वा की आँखों में डाल दी और उसे अपने जलवों से मसहूर करके गुमराही की तरफ खींचने लगी। वो सरतापा गुनाह थी और किसी हवाई मखलूक की तरह बिस्वा के असाब पर सवार होती चली जा रही थी।
वो बिस्वा से दूर थी, लेकिन उसका साया हर वक़्त बिस्वा को ढाँपे हुए रखता था। मकसद उसके सिवा और कुछ नहीं था कि वो रुस्तम और सोहराब की तरह बाप-बेटे को एक-दूसरे के खून का प्यासा कर देना चाहती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। घर के आंगन में बिखरती हुई चिंगारियाँ घर के मालिक की नज़रों से ओझल ना रह सकी। बाप-बेटे के दरमियान शुकूक और शुबहात की दीवार खड़ी होने लगी। और फिर एक रोज़ ये लावा फट पड़ा। बॉडी वाला ने नौजवान बेटे को बदतरीन नामों से पुकारने के बाद घर से निकालकर बाहर कर दिया। सर्द रात सीने में गरम खून जोश मारता हुआ, दिमाग में जहरीला धुआं। बेटा घर से निकलकर एक चौक में जा बैठा और अपना लाया अमल सोचने लगा। इस तवील सोच विचार का जो नतीजा निकला वो ये था कि आधी रात के बाद बेटा दीवार फांदकर फिर घर में घुसा और बाप की कार में छुपकर बैठ गया। अल्लाह सुबह बॉडी वाला हस्बे मामूल सैर के लिए निकला। रास्ते में चलती कार के अंदर बाप बेटे में जंग हुई और बिस्वजीत अपनी ही रिवॉल्वर की गोली लगने से जाँ बहक हो गया। इस लड़ाई के सबूत में बॉडी वाला के कुछ बाल बिस्वजीत की मुट्ठी में रह गए थे। शारदा एक नागिन थी और उस नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। बॉडी वाला की बेटी घर से भाग चुकी थी। छोटी बेटी का मुस्तकबिल तारीक हो चुका था। बेटा बाप के हाथों कत्ल हो चुका था और बाप बेटे के कत्ल में फांसी का हकदार ठहर चुका था। इस इंतकाम को आगे बढ़ाने में और बॉडी वाला के अंजाम को मजीद इबरतनाक करने में हालात ने भी शारदा का साथ दिया। हेमा जो घर से भाग गई थी, शराफत की आखिरी सीढ़ी से भी गिर गई। साहब होटल में होने वाली लड़ाई के बाद प्रीतम खौफजदा होकर कराची भाग गया और हेमा जालिंधर के एक सेकंड क्लास होटल में बेआसरा पड़ी रह गई। वहां वो एक बेजमीर प्रॉपर्टी डीलर के हत्थे चढ़ गई, जिसने कई रोज उसे अपने पास रखने और बेआबरू करने के बाद एक गुंडे के हाथ फरोख्त कर दिया। यूं वो बिकती बिकाती उसी जगह पहुंच गई जहां अक्सर गुमराह लड़कियां पहुंचती है। शारदा और बॉडीवाला की गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद हमने हेमा को लाहौर के एक चकले से बुरी हालत में बरामद किया। वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह थी, जो हवा के ज़रा से झोंके से बिखर सकता था। ये अंजाम था उस शख्स का जो खुद को बातदबीर समझता था और अपनी अकल के ज़ोर पर उसने एक औरत को हवस की ज़ंजीर पहनाने की कोशिश की थी। ये इंतकाम था उस औरत का जिसने हवस की ज़ंजीर तोड़ दी थी और कहर बनकर ज़ालिम को खाकस्तर कर दिया था। कालीपुरा के मकान में लालू राजा शारदा के हाथों कत्ल हो गया था। उसके सीने और पेट में छुरी के 5 जख्म आए थे। यह हकीकत थी कि शारदा ने बॉडी वाला को जानबूझकर छोड़ा था। वो जिस तरह अचानक एक तारीक कमरे से निकलकर उन दोनों पर हमला आवर हुई थी, वो उन दोनों की जान ले सकती थी। वो दोनों शारदा की जान लेने आए थे, लेकिन उल्टी छुरी उन पर चल गई थी। एक जान से गया था और दूसरा जानलेवा तौर पर जख्मी हो गया था। ना उसके मर्दानगी काम आई और ना वो ताकतवर राइफल जिसे माजी का नावर बदमाश बॉडी वाला बड़े गुरूर से उठाए हुए फिर रहा था। इस केस के गिरफ्तार शुदा मुजरिमों में स्थान के छोटे और बड़े महाराज भी शामिल थे। तवील अदालती कार्रवाई के बाद दोनों महाराजों को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 7-7 बरस की कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई और उनके स्थान की ज़मीन सरकारी कंट्रोल में दे दी गई। लालू राजा के कत्ल और दीगर जुराइम में शारदा को 12 साल कैद बामुशक्कत और बॉडी वाला को उम्र कैद की सज़ा हुई। यह वाकई उम्र कैद थी। मुझे यकीन है कि अगर वो जेल से जिंदा सलामत निकल भी आया तो पछतावे की दहकती जंजीरों ने उसे सारी उम्र जकड़े रखा होगा। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मैंने कहा था ना कि कोई राज की बात है, कोई राज की बात है। देखा कितनी बड़ी राज की बात निकली कि शारदा के पहले शौहर को कत्ल करके ऐसी बड़ी-बड़ी प्लानिंग बना के और उसके साथ में शादी करने कर ली उसने। और शारदा को भी सब कुछ पता चल गया। उसने अच्छे तरीके से उससे बदला लिया। उसकी लड़की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो कहाँ बेचारी कोठे पर चली गई। हालाँकि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान सब कुछ कर देता है। वो अपने शौहर से पहले शौहर से प्यार भी बहुत करती होगी। होता है को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बार प्यार करते हैं और बड़ी जुनूनियत वाला प्यार करते हैं। तो वो अपने शौहर से बड़ा प्यार करती होगी, तो उसने बॉडी वाले से किस तरीके से इंतकाम लिया कि उसको कहीं का नहीं छोड़ा। बेटे का कत्ल भी उसने उसके हाथों करवा दिया, जेल भी पहुंचा दिया, खुद भी पहुंच गई। चलिए आप लोग देखिए आप लोगों को कैसे लगती है ये कहानी। और आजकल कुछ सही सही से बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं गले में बहुत अजीब सी तकलीफ हो रही है। तो अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ 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 इग्नोर इट। तो
दरगुज़र कर दीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है इस कहानी को क्योंकि एक पार्ट में ना ज़रा बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने इसको 3 पार्ट में कर दिया लेकिन मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिया। आपको एक के बाद एक ही टाइम में आज ही के दिन में ये सारी तीनों पार्ट्स मिल जाएँगे। आप लोग तीनों को सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। कमेंट्स लिखिए, बड़ी कंजूसी से करते हैं कमेंट्स लिखने में, तो कमेंट्स लिखिए और प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ में। नवाज़ खान की मैंने और 2-3 कहानियाँ ढूँढ के रखी है आप लोगों के लिए। तो जल्दी-जल्दी जाइए और जल्दी-जल्दी वापस आइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।